जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल बोर्ड पेपर में आ सकता है, क्योंकि इसको एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से उठाए हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जितने भी उठाए हैं लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो उसे पीता है वही दहाड़ता है। तो आ जाओ इसी के साथ आज दहाड़ना शुरू करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर पेपर में बैठ के दहाड़ेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या कह रहा है बाबू, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया बेटा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और क्या कह रहा है बाबू, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमसे, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। और क्या कह रहा है, दिया 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया बेटा, दिया है -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमसे क्या पूछा बेटा, हमसे पूछा है कोणीय संवेग, यच का मान दिया। यच क्या होता है बाबू, आप लोगों को पता होगा, प्लांक नियतांक होता है, इसका मान होता है कितना, h बराबर 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है बाबू। यच का मान तो आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले से बता रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या पूछ रहा है, कोणीय संवेग हमसे पूछा बेटा, यल यल पूछा, मतलब कोणीय संवेग यल का मान पूछा है। तो यल का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया है, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया है -13.6 बटे n स्क्वायर। तो दिया कितना बेटा, -13.6 बटे n स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3.4। दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा बाबू, इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, करोगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई उधर करोगे 3.4 n स्क्वायर बराबर 13.6। तो n स्क्वायर बराबर कितना आएगा बेटा, 13.6 बटे 3.4। इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दशमलव से दशमलव हटेगा, इसका वैल्यू जो आएगा बाबू n स्क्वायर का, क्योंकि भाग देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, 12 में पहुंच गए हो, 4 आएगा। तो n बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 9वीं कक्षा मतलब कौन सा पूछ रहा है हमसे, दूसरी कक्षा में कोणीय संवेग हमसे पूछ रहा है। तो दूसरी कक्षा में कोणीय संवेग का मान बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यल एन बराबर होता है m इंटू वी एन इंटू क्या होता है बेटा, आर एन होता है, क्या होता है, इंटू वी एन इंटू आर एन होता है। या तो वी एन और आर एन का वैल्यू निकालो आप लोग, या डायरेक्ट एक सूत्र होता है एन इंटू एच अपान 2 पाई, इस पे रख दो। एन 9वीं कक्षा के लिए आया कितना, 2 आया है एन का वैल्यू। यहां से एच का मान आपको पता है कितना है, 6.6 गुणे 10⁻34 बटे 2, पाई का मान 3 कितना होगा, 14। ये हो जाएगा बाबू इसका मान। और यहाँ से यल का वैल्यू कोणीय संवेग पूछा है, तो कोणीय संवेग आपको क्या करना है, यहाँ से निकाल लेना, गुणा भाग आप लोग करने की जिम्मेदारी है। और इसका मान आएगा लगभग 2.1 गुणे 10⁻34 जूल के करीब आएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो गुणा भाग आप लोग करते रहना, ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटाएं इसको। अब हम लोग देखेंगे बेटा, जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 5 नंबर का अगर आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन कर लिए इस मॉडल पेपर से,
तो लगभग 5 से 10 नंबर बना लोगे और एक वीडियो देख के। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इसी जोश और जुनून के साथ देखते रहो। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। क्या बोल रहा है बाबू? संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। ये बोल रहा है बेटा संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। और क्या दिया बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका क्या करना बेटा? व्यंजक प्राप्त करना है। और चलो क्या बोल रहा है और देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि धारिता को कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये पूछ रहा हमसे बेटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालना संधारित्र की धारिता। क्या होता है बेटा? संधारित्र की धारिता। पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेना बेटा, जो पूछेगा वही लिखना है, फालतू नहीं लिखना है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स के पेपर में आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो क्या होता है बेटा? संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर क्या होता है? Q बाई V। यही होता है कि किसी चालक के मध्य उत्पन्न विभव और जो आवेश होता है के मान के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो बेटा, दो चालक हो या दो प्लेट हो। मान लिया एक प्लेट यह है, यह प्लेट एक हो गया बेटा, कौन सा? जिसका नाम है A, और दूसरा प्लेट यह हो गया जिसका नाम क्या है बेटा? B। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है। और इनका क्षेत्रफल क्या है बेटा? मान लिया कैपिटल A है। ये ना मानो बाबू, क्योंकि क्षेत्रफल मानना पड़ेगा, इसको x मान लो, इसको y मान लेना। ठीक है, अब इस पर अगर हम धन आवेश दें, क्या करें? इस पर हम धन आवेश दें तो प्रेरकत्व के कारण क्या होगा मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे हीरो? इस पर भी इसके विपरीत आवेश, ऋण आवेश एक समान रूप से क्या होगा? वितरित हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर इसकी इस सतह पर क्या होगा? धन आवेश वितरित हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग बेटा? इसको क्या करें हम लोग? पृथ्वी से जोड़ दें। मान लिया इसको क्या करेंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो बेटा इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसको क्या करेगा? निरावेशित कर देगा। ये क्या होगा? हमारा पृथ्वी हो जाएगा। और इधर भी ठीक है बेटा, ये हो गया आपका चित्र। तो क्या होगा यहां से लिखना, चालक प्लेट पर आवेश एवं प्लेटों के मध्य, चालक जो है प्लेट है जो, इस पर आवेश और क्या होगा बेटा? इसके मध्य विभवांतर जो होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो लिखना आप लोग क्या लिखोगे? चालक प्लेट पर आवेश और उसके मध्य या बीच। देखो बेटा यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे क्या है? विभव है। आवेश और विभव का क्या है? यहाँ पे बटे में मतलब क्या होता है बेटा? अनुपात होता है। आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। तो समझ में आया होगा। चालक प्लेट पर आवेश और उसके मध्य उत्पन्न विभव के अनुपात को संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। कितना समझ में आया होगा आप लोगों को? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। कितना कर लोगे आप लोग बेटा? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? C बराबर Q बाई V हो जाएगा इसका मान। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे। इसको मान लेना आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा हो गया। संधारित्र की धारिता पूछा था, वो हो जाएगा।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बेटा संधारित्र का व्यंजक मतलब हमें संधारित्र की धारिता जो होती है उसका व्यंजक पूछ रहा है, तो उसका क्या करना है, व्यंजक को हमें निकालना है। तो व्यंजक क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो बेटा संधारित्र की धारिता की गणना, हेडिंग डाल लेना यहाँ पे, क्या डालोगे, धारिता की, व्यंजक पूछ रहा तो बेटा हेडिंग डालोगे धारिता की गणना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू यहाँ पर दो प्लेट हैं x और y, तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो प्लेट कौन सा x और y है और जिन पर एक समान रूप से धन आवेश, या प्लेट A पर एक समान रूप से धन आवेश दिया जाता है, प्लेट Y पर क्या होगा बेटा, प्रेरकत्व के कारण ऋण आवेश एक समान रूप से पूरे प्लेट पे क्या होता है, वितरित हो जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। और प्लेट का जो क्षेत्रफल है बेटा कितना है, कैपिटल A है। प्लेट की जो मोटाई है क्या है बेटा, क्षेत्रफल जो पूछ रहा है वो क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल कैपिटल A होगा, इसका भी क्या होगा, A होगा। ये तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और देखो क्या होगा, इसके कारण बाबू जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लिया E1, तो प्लस आवेश है, इसके कारण इसका बाहर की ओर होगा, मान लिया इधर होगा E1, और माइनस के कारण बेटा इसके ओर होगा, मान लिया इस बिंदु पे, बाहर वाले बिंदु पे E2 इधर होगा। और इधर अगर देखेंगे E1 की दिशा, देखो बेटा प्लस है तो क्या करेगा, इधर होगा E1, और ऋण आवेश है इसके कारण इधर होगा माइनस। एक बिंदु पे देखेंगे E2 इधर होगा, E1 इधर होगा। तो बाहर दोनों बिंदु पर क्या होगा बेटा, इसका इधर है तो इसका इधर है, क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। अंदर जब देखेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र, तो प्लस के कारण इसकी डायरेक्शन इधर होगी E1, और माइनस के कारण भी इसकी डायरेक्शन इधर होगी E2। दोनों क्या होंगे बेटा, एक ही दिशा में होंगे। तो लिखेंगे माना x तथा y दो समांतर प्लेट हैं। प्लेट x पर धन आवेश दिया जाता है। प्रेरकत्व के कारण प्लेट y पर ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कितना कर लोगे बेटा, और प्लेट के बीच की दूरी क्या है बेटा, d है, तथा इसका क्षेत्रफल क्या है, a है, तथा प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल d है, तथा प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। कितना कर लोगे बेटा, बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, ये भी लिख देना। बाहर या प्लेटों के बाहर लिखना, बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये बेटा क्या करना पड़ेगा, ये वाला हमको निकालना पड़ेगा। ये हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कौन सा होगा, अंदर मान लिया E होगा, E1 के कारण क्या हो जाएगा बेटा 2 एप्सिलॉन 0, क्या होगा बेटा, इसका करोगे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 क्या होता है। अंदर जब लोगे बेटा देखो दोनों एक ही दिशा में है, E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और E2 का भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। इतना करोगे बाबू, दोनों का हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इससे कटेगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा E का वैल्यू।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बाबू यहां से देखेंगे क्या होता है, E बराबर होता है V इंटू डी। क्या होता है बेटा, V बराबर E इंटू डी होता है। लिख लेना, हम जानते हैं V बराबर E इंटू डी। यहां से V का जब मान निकालोगे, V बराबर E का मान देखो बेटा यहाँ पे दिया, तो लिख लेना समीकरण 2 से। समीकरण 2 से V बराबर होगा E का वैल्यू कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 3। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आराम से ही कर लोगे। इतना करने के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब बाबू इसका वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ पे समीकरण 1 में रख दें, समीकरण लिखना 1 व कौन सा 1 2 3 से, तो C इक्वल टू बेटा Q अपान V है, V का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये हो जाएगा, इतना आप लोग कर लोगे। अब बाबू हम सिग्मा बराबर जानते हैं क्या होता है, Q बाई ए होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए। तो रखो Q अपान सिग्मा का वैल्यू होगा Q बाई ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। लिख देना है साइड में, चूंकि सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। इसको जब ऊपर लेके जाओगे बेटा, देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू होगा क्या होगा, A एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपान डी। ये आ जाएगा बाबू संधारित्र की धारिता। ये क्या होगा, संधारित्र की धारिता। अगर बाबू यह कब फॉलो होगा, यह कब लागू होगा, वायु अथवा निर्वात के लिए। क्या होगा, वायु या निर्वात के लिए यह लागू होगा। ठीक है बेटा। अगर क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ इसके बीच रख दिया जाए, ये नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। इसको नोट करो आप लोग, फिर आगे हम बताते हैं, नहीं तो ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है बेटा। वायु या निर्वात के लिए जब देखोगे बेटा, वायु या निर्वात के लिए क्या होगा बाबू, मेरे लाल मेरे शेर, C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपान डी। ए हो जाएगा। अब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, मतलब किसी माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या होगा बेटा, परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो क्या होगा, C मीडियम हो जाएगा, मतलब बेटा माध्यम के लिए क्या होगा यहाँ पे K A एप्सिलॉन 0 अपान डी। जो K होगा बेटा ये क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बाबू क्या कह रहा क्वेश्चन, एक पार्ट और का किया था, हम मिटा दिए। कहा था संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, मतलब डिपेंड किस पे रहती है। तो देखो बाबू यहां से अगर देखोगे, अनुक्रमानुपाती होगा K के भी, अनुक्रमानुपाती होगा A के, और बाबू एप्सिलॉन तो बात छोड़ दो, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके बेटा, D के। तो मतलब अगर हम परावैद्युतांक बढ़ाएं, प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा बेटा हम क्षेत्रफल बढ़ाएं, प्लेट जो है इसका क्षेत्रफल मतलब मोटाई बढ़ा दें, तो भी क्या होगा बेटा, धारिता बढ़ेगी। 1/d दिया, d क्या दूरी है, बटे में d दिया, मतलब यह बढ़ेगा तो यह घटेगा। क्या करेंगे, बीच की दूरी घटाएंगे तब यह बढ़ेगा। या तो बेटा क्या किया जा सकता है, बीच की दूरी को घटाकर हम क्या कर सकते हैं बाबू, धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो पहला क्या होगा, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखकर, परावैद्युत पदार्थ रखकर हो जाएगा बेटा। दूसरा क्या होगा मेरे लाल, होगा प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर। तीसरा हो जाएगा बाबू, क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी जब घटाओगे बेटा तो क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर। ठीक है, ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का पूरा डेरिवेशन प्लस आंसर जो पूछा था। इसमें एक में 3 क्वेश्चन थे,
एक चीज ध्यान देना, एक पूछा था संधारित्र क्या है, दूसरा पूछा था धारिता की गणना करना है, और तीसरा बेटा किस पर यह डिपेंड होता है, क्या क्या निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन कितना कितने का था बेटा, 5 नंबर का था। कितने नंबर का था, 5 नंबर का था। अगर इसको आप लोग तैयार कर लोगे, पेपर में आ गया, तो 5 नंबर आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम लोग इतने दबंग और हीरो हो कि कोई रोक ही नहीं सकता तुमको। 5 नंबर ना लाओ, तुम लोग 70 नंबर लेके आओगे, टेंशन ना लो। फिजिक्स एकदम मतलब धुआं और धुआं करोगे बैठ के। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट करो आप लोग जल्दी से। नोट कर लिए बेटा, चलो इसको मिटाते हैं अब। पेपर में बैठना, क्वेश्चन ऐसे सारे आ जाएंगे, आते रहेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बैठ के अपना गाना गाना, मुझे ना छेड़ो हम सताए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू अगला क्वेश्चन कि रेखी आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। बोल रहा है बाबू रेखी आवेश घनत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेखी आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है, और कह रहा है गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है बेटा, पहला पूछा रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। आपको बताना बेटा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यह आपको बताना पड़ेगा बेटा। हेडिंग डालना आप लोग, रेखीय आवेश घनत्व। एक चीज जान लो बेटा, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं, ये होता है Q बाई एल। देखो क्या होगा बेटा, किसी एकांक लंबाई के तार में उत्पन्न आवेश, बेटा अगर यल बराबर कितना हो जाए, 1 हो जाए मेरे लाल मेरे हीरो, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, तो एकांक लंबाई के तार में उत्पन्न आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बस इतना इजी डिफिनेशन है। देखो एकांक लंबाई के तार में उत्पन्न आवेश, ये आवेश बच रहा है बेटा, आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या लिखोगे, एकांक लंबाई के तार में उत्पन्न आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और लिख देना बेटा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इतना हो जाएगा बेटा, तो लैम्डा इक्वल टू Q बाई क्या होगा, यल। ए हो जाएगा बेटा इसका मान, लैम्डा इक्वल टू Q बाई यल। मात्रक अगर पूछेगा तो मात्रक क्या होगा बेटा, मात्रक हो जाएगा Q का कूलाम प्रति यल का क्या होगा बेटा, मीटर होगा। कूलाम प्रति मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। कर लोगे,
अब आगे क्या कह रहा है, आवेशित अनंत लंबाई की सीधे तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना डाल देना हेडिंग बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना डालोगे बेटा। इसमें मान लिया अनंत लंबाई का क्या है, एक तार है, एक तार है बेटा, मान लिया अनंत लंबाई का है, ऐसे। अब बाबू ये तार हो गया, अनंत लंबाई का क्या है, यह एक तार है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। मान लिया इससे r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करेंगे, इसके लिए हम बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यहाँ पे बंद पृष्ठ होना ही चाहिए बाबू, बंद पृष्ठ लेंगे इसके लिए। तो यहां से एक बेलनाकार हम बंद पृष्ठ ले रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक ऐसा होगा बेलनाकार होगा। यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है और जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आ जाओ, क्या होगा एक चीज देखना, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, मान लिया E1, और बाबू E जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और वैद्युत फ्लक्स की दिशा भी यही होगा फाई E1। तो बेटा यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की दिशा इधर होगी फाई E2, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 अंश होगा। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की दिशा फाई E3 इधर होगी, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। कर लोगे इतना, क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या होगा बेटा, लिखेंगे माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। अब देखो बेटा, हाई अनंत लंबाई का हो तार हो, ऐसे r दूरी पर कौन बिंदु बा, P बा। यहीं पे क्या करेगा, मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले बा। इतना समझ में आया कि ना आया, यही चीज उठा के लिख दो, बात खत्म। तो करोगे माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है बेटा, लैम्डा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पर यह लिखना बेटा, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इतना लिख दोगे बेटा। इतना लिखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे बाबू, बेलनाकार बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बेलनाकार बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई ई हो जाएगा। कौन कौन सा वैद्युत फ्लक्स, कौन कौन वैद्युत फ्लक्स वहां निकलत बा, हाई निकलत बा फाई E3, फाई E1 और फाई E2, यही तीन निकल रहा है। तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा फाई
E1 हो जाएगा बेटा EA cos थीटा, EA cos थीटा हो जाएगा बाबू। यहाँ पे भी होगा EA cos थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा EA cos थीटा। तो फाई E इक्वल टू होगा EA cos पहले का कितना 0 अंश, EA cos कितना दूसरे का 90 अंश, EA cos कितना बेटा 90 अंश। इतना हो जाएगा, इतना आप लोग कर लोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से जब करोगे फाई E इक्वल टू EA cos 0 का वैल्यू 1, EA cos 90 का वैल्यू 0, EA cos 90 का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। तो फाई E इक्वल टू यह दोनों 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा बेटा EA बचेगा। ठीक है, अब लिखना बाबू गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई E बराबर क्या होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। यही होता है बेटा गॉस का प्रमेय। क्या होता है कि आवेश तथा 1/एप्सिलॉन 0 गुणा के गुणनफल के बराबर होता है, यही होता है बेटा। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से करोगे क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन 0 बराबर EA या EA बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0। E बेटा बेलनाकार पाइप है या बेलनाकार मतलब बंद पृष्ठ है, इसका क्या होगा वक्र पृष्ठ। टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई r। मान लिया इसकी लंबाई कितना बेटा यल है, क्या हो जाएगा यह है E इंटू 2 पाई r यल बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0। कितना कर लोगे बेटा, E को छोड़ दो, E इक्वल टू कितना होगा Q बाई यहाँ पे 2 पाई r यल एप्सिलॉन 0। E इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 पाई r कर लो, और क्या कर लो बेटा यहाँ पे या 2 पाई एप्सिलॉन 0 कर लो या Q बाई यल इंटू 1/r कर लो। E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, ये बेटा हो जाएगा लैम्डा Q बाई यल बटे r। यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो E इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई r। ये हो जाएगा बेटा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट करो जल्दी से आप लोग, आ जाओ। कितना कर लिया आप लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बेटा कवित्री हैं, शायद लखनऊ की हैं, कंफर्म हमको याद नहीं है, उनका नाम है कविता तिवारी, वीर रस की कवित्री हैं। तो उनकी कविताएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। एक कविता उनकी हम मतलब याद करके बैठे हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। क्या कहती हैं, कथानक व्याकरण समझे कि सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे कि सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। ए ईश्वर ए मालिक मैं मांगता आपसे, युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाए। तो कृपया आप लोग अपने ध्यान को अच्छी जगह पर लाकर रख लें और मन से पढ़ें, क्योंकि इधर उधर भटकेंगे, ये उम्र भटकने की है और भटकते रह जाएंगे, इसलिए भटकना नहीं आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर कितना दिया बेटा 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर क्या बोल रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, चाल से
चक्कर लगा रहा है। चलो ठीक है बेटा, इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, चलो आता हूं बेटा। बोला है त्रिज्या दिया है, r बराबर दिया है 2 × 10⁻10 मीटर दिया है बेटा। इलेक्ट्रॉन इतनी चाल से, क्या दिया बेटा, चाल या वेग एक ही होता है। कितना दिया है, v बराबर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। इतना कर लोगे आप लोग, इतना कोई दिक्कत नहीं हो। चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। तो b = म्यू नॉट n I अपान क्या होता है बेटा, r होता है, 2r होता है। इस पे रखोगे वैल्यू आप लोग और इसका मान निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेटा I का वैल्यू हमको नहीं पता है, I हमें निकालना पड़ेगा। तो I क्या करोगे बेटा, निकालोगे कि I का वैल्यू क्या होता है। तो चलो यहां से निकालोगे, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो I बराबर Q बराबर कितना होता है बेटा, एक चक्कर प्रति चक्कर बोल रहा है ना, Q बराबर हो जाएगा NE। और वृत्ताकार मार्ग समय बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यही होता है ना बेटा। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी वृत्ताकार मार्ग है 2πr बेटा। क्या हो जाएगा, चाल क्या होगा, v हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इतना करने में आप लोगों को। तो चलो आ जाओ, यहां से करते हैं। तो करोगे बेटा, तो यहाँ पे समय दिया है बेटा कितना, t का मान हो गया 2πr/v। I = कितना हो जाएगा, NeV/2πr। n दिया बेटा, n का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग, 1 ले लेंगे और यही उठा के वैल्यू यहाँ पे रख दो बेटा, हो जाएगा हमारा काम। μ0 NI और कितना होगा बेटा, इंटू NeV/2r इंटू 2πr हो जाएगा। अब यहां से आप लोगों को बेटा मान रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। 2r है, ठीक है, कर लोगे। n का वैल्यू 1 रखना है। e का वैल्यू कितना होगा बेटा, 1.6 × 10⁻19। v का वैल्यू दिया है, μ0 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 10⁻7। ये कर लोगे बेटा, इसका जो आंसर आएगा, जो मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लिया जाए, अगले क्वेश्चन की भी अर्जी को सुन लिया जाए, जो कि कौन से बाबा हैं, बाबा बागेश्वर धाम वाले। सबकी अर्जी सुनते हैं हम लोग, क्या करेंगे, क्वेश्चन की अर्जी को सुनेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल प्राप्त कीजिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल प्राप्त कीजिए। ठीक है बेटा, प्राप्त कीजिए। तो बेटा मान लिया 2 समांतर धारावाही चालक A और B हैं। एक बेटा A है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरा क्या बेटा, इसी के समांतर दूसरा है B, जिसमें भी इसमें I1 मान लेना, तो इसमें I2 मान लेना बेटा। AB है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। एक चीज देखना बेटा, जब दोनों समांतर धारावाही चालक में धारा एक ही दिशा में होगी, क्या होगा बेटा, धारा की दिशा जो होगी, दिशा एक हो, क्या हो, एक हो, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा, प्रतिकर्षण। और धारा की दिशा क्या हो बेटा, धारा की दिशा
विपरीत हो, क्या हो, विपरीत, तो कौन सा बल लगेगा बेटा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इस पर पहले वाले पे दूसरे के कारण जो बल लगेगा बेटा, यह क्या हो जाएगा, 1 2, पहले पे दूसरे के कारण इस पर जो लगेगा बेटा, दूसरे पे पहले के कारण F2 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लोगे बेटा यहां तक। अब लिखेंगे माना दो धारावाही चालक जिनमें क्रम से I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसको लिखना पड़ेगा बेटा, माना दो धारावाही चालक जिसमें क्रमशः I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। कितना लिख लोगे बेटा, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दूसरे से r दूरी पर क्या किए हैं बेटा, यह रखे गए हैं। मान लेना बेटा एक दूसरे से जो रखे हैं कितने दूरी पर, r दूरी पर, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। इतना कह लेबो नहीं कह लेबो ना, कोनो दिक्कत ना है ना। इतना करने के बाद बेटा आ जाओ, क्या किया है, और पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक पर लगने वाला बल तथा दूसरे चालक की चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो बेटा इसमें जब धारा उत्पन्न होगी, धारा बहेगी, इस तार में क्या होगा, धारा बहेगी। जब धारा बहेगी तो क्या करेगा बेटा, ये चारों ओर अपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखो तार हो, यहाँ में धारा बही, और जब धारा बही तो चारों ओर का हुई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई थयो तरवा यहाँ रखल बा, तो बाहर का हुई, बल का अनुभव हुई कि नहीं हुई। सेम कंडीशन बेटा जब इसमें क्या करोगे, धारा बहाओगे, इसमें जब धारा बही तो क्या हुई, एकरे कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, और जब हुई तो क्या हुई, यहू पे बल लगी। ये समझ में आया कि नहीं आया। जब इसमें धारा बहेगा तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस पर क्या होगा, बल का अनुभव होगा, बल लगेगा। और इसमें जब धारा बहेगा इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस पर बल लगेगा। क्या होगा बेटा, लिखोगे पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे पर बल लगने वाला बल तथा दूसरे चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले पर लगने वाला बल। क्या होगा बेटा, पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक पर बल, तथा दूसरे चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले चालक पर क्या होता है बेटा, बल लगता है। इतना कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो B1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा B1 म्यू 0 I1 अपान क्या होगा बेटा 2 पाई R हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और B2 इक्वल टू क्या होगा बेटा म्यू 0 I2 अपान म्यू 0 I2 अपान 2 पाई R हो जाएगा। इतना कर लोगे बेटा। पहले चालक पर बल दूसरे के कारण क्या होगा बेटा, पहले चालक पर बल दूसरे के कारण तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे F क्या होगा BIL sin थीटा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो F12 इक्वल टू B2 I1 L sin थीटा। इतना कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग तो आराम से कर लोगे। तो B2 कितना होगा बेटा, F12 इक्वल टू कितना होगा म्यू 0 I2 अपान 2 पाई R इंटू I1 L sin थीटा। तो F12 इक्वल टू म्यू 0 I1 I2, इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में, L sin थीटा अपान 2 पाई R।
ये हो जाएगा बेटा। अब क्या होगा, दूसरे चालक पर पहले के कारण बल। अब देखेंगे दूसरे चालक पर पहले के कारण, पहले चालक के कारण बल क्या होगा बेटा, F21 B2 नहीं, यहाँ पे B1 I2 L साइन थीटा हो जाएगा। तो F21 देखेंगे बेटा, B2 B1 का वैल्यू कितना है, μ0 I1 2 पाई R I2 L साइन थीटा। तो F21 हो जाएगा μ0 I1 I2 L साइन थीटा अपान 2 पाई R, ये हो जाएगा। अब हमें देखने को क्या मिल रहा बेटा, मेरे लाल मेरे शेर, कि जो F12 मतलब पहले के कारण दूसरे पर बल जो है ये वाला देखो सेम है F21 के, है कि नहीं है। तो अर्थात मतलब क्या होगा, पहले के कारण दूसरे पे बल और दूसरे के कारण पहले पे बल जो होगा क्या होगा बेटा, समान होगा। आया कि नहीं, आयल कि नहीं आयल, आयल ना, तो हो जाएगी। तो चलो इतना कर लोगे बेटा, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं बाबू, इसको हम मिटा रहे हैं। तब अच्छे से तुम लोग पढ़ रहे हो, मन से पढ़ रहे हो, हाँ मजा आ रहा है। क्या कह रहा है बेटा अगला क्वेश्चन, कह रहा है LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन दिया है बेटा LCR। बाबू ये चीज जान लेना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LCR परिपथ एक चीज जान लेना, याद कर लेना कहीं पे, LCR परिपथ पूछेगा ही पूछेगा। LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम, LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम बोला बेटा, अनुनादी परिपथ बनाइए। क्या बोला है, अनुनादी परिपथ बनाइए, कितना लिख लोगे बेटा। उसके बाद क्या बोला है, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखिए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखिए। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखिए। चलो ठीक है बेटा। अब बाबू LCR परिपथ हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बेटा ये हो जाएगा L, एक हो जाएगा बेटा यहाँ पे C, एक हो जाएगा बेटा R, ठीक है। ये R हो गया, इसके कारण इसमें उत्पन्न विभव VL होगा, इसके कारण इसमें उत्पन्न विभव VC होगा, इसके कारण इसमें उत्पन्न विभव VR होगा। यहाँ पर बेटा क्या होगा, V = V0 sin ओमेगा t होगा, V0 sin ओमेगा t होगा, ये हो जाएगा बेटा। ये हो गया LCR परिपथ। क्या हो गया बेटा, LCR परिपथ। तो लिखेंगे जब परिपथ में प्रेरकत्व तो L, धारिता C तथा प्रतिरोध R लगा हो, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R लगा हो, इस परिपथ क्या होगा बेटा, लगाओ माना प्रेरकत्व। कौन कौन सा लगा होगा LCR परिपथ में, धारिता, प्रेरकत्व और प्रतिरोध। देखेंगे माना प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। माना तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए
इतना कर लोगे बेटा आप लोग। उसके बाद बाबू वह प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत जो है बेटा क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है। वह प्रत्यावर्ती स्रोत जो है बेटा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीनों के बीच विभवांतर, तीनों के बीच विभवांतर क्या होगा बेटा, VL VC व VR है। इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा हमारा LCR परिपथ का संयोजन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अनुनादी आवृत्ति पूछा है, क्या पूछा है, अनुनादी आवृत्ति पूछा है बेटा। अनुनादी आवृत्ति क्या होगी बाबू मेरे लाल, अनुनादी आवृत्ति वैद्युत अनुनाद की स्थिति में जिस उच्च आवृत्ति के कंपन होते हैं, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में जिस उच्च आवृत्ति के कंपन होते हैं उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होता है बेटा XL इक्वल टू XC, ये हो जाएगा WL इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा WC। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, W स्क्वायर 1 अपान LC, ये हो जाएगा। तो W इक्वल टू निकालोगे 1 अपान इन अंडर रूट LC कर लोगे। W का मान कितना होगा बेटा, जो ओमेगा होता है बेटा क्या होगा इसका मान, इसका मान होगा लगभग 2 पाई एफ नॉट, 2 पाई एफ नॉट 1 अपान इन अंडर रूट LC। तो एफ नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC, ये हो जाएगा बेटा अनुनादी आवृत्ति। इसको नोट करो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो हम इसको मिटाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मेरे शेर मेरे जाबाज हीरो, कह रहा है यंग के प्रयोग से 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर, किसके प्रयोग से, यंग के, किसके, यंग चाचा के, यंग के प्रयोग से 4000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य प्रयुक्त करने पर, तरंगदैर्घ्य प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, 2 मीटर दूरी पर दीप्त फ्रिंज पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दिया बेटा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दिया बाबू 0.6 मिलीमीटर है, ठीक है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए तो, यदि पूरा उपकरण 1.5 अपर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए तो, क्या बोल रहा है बेटा, तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई हमसे पूछा बेटा, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है।
तरंग दैर्घ्य दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, लैम्डा 1 मान लेना बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्घ्य दिया है, ठीक है। और बाहुफ्रेंज की चौड़ाई W1 मान लेना, कितना दिया है 0.6 मिलीमीटर। अपवर्तनांक n दिया है 1.5। और कुछ दिया है बेटा, चलो इतना कर लोगे, करने के 2 मीटर दूरी पर, तो 2 मीटर दिया है बेटा दूरी। एक काम करोगे, W1 बराबर होगा कैपिटल D लैम्डा 1 अपान स्मॉल d हो जाएगा बेटा। तो W2 पूछा हमसे, क्या पूछा है कि हो जाएगा कैपिटल D लैम्डा 2 अपान d, ये हो जाएगा बेटा। तो चलो लैम्डा 2 बराबर होता है लैम्डा 1 अपान क्या होगा बेटा n। लैम्डा 2 बराबर होता है लैम्डा 1 अपान n। यहां से बाबू लैम्डा 2 का वैल्यू जब रखोगे तो W2 बराबर D लैम्डा 1 अपान क्या हो जाएगा बेटा D इंटू n। n को साइड कर लो, 1 अपान n D लैम्डा 1 D। इसका वैल्यू बेटा किसके बराबर, W1 का। W1 का मान कितना है 0.6। W2 बराबर हो जाएगा 0.6 बटे 1 का मान 5। तो W2 बराबर करोगे 0.4 मिलीमीटर के करीब आएगा। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आप लोग बेटा किताब खोल के चाहे नोट से अपने NPN ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। चलो इसी के साथ आप लोग जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।